औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी ये मिडवाइफरी की जो बुक है LHV पार्ट फर्स्ट की ऑब्स्टेटिक्स की। इसका आज हमने पढ़ना है 45 पेज से यूनिट 12 न्यू बॉर्न बेबी। जो बच्चा नया पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? न्यू बॉर्न। तो पहले 2 माह तक उसको हम न्यू बॉर्न कहेंगे, उसके बाद हम उसको चिल्ड्रन कहेंगे। ये मुख्तलिफ नाम होते हैं बेटा, न्यू बॉर्न, चाइल्ड, प्ले एज और उसके बाद अडल्ट, लेट अडल्टहुड और ओल्ड। तो ये मुख्तलिफ़ उम्र के लिहाज से मुख्तलिफ नाम होते हैं। सोशल बिहेवियर में आप पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं बेटा न्यू बॉर्न बेबी। इस चैप्टर में हमने बच्चा क्या उसमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उसको खाना खुराक जैसा कि दूध वगैरह अगर बकरी का गाय का देना है तो वो कैसे देंगे, या औरत का दूध यानी माँ का जो है कि किन किन सूरत हाल में ममनू होता है और किन किन सूरत हाल में हमने उसको माँ का दूध पिलाना है। तो ये सारा देखेंगे हम। इसके अंदर न्यू बॉर्न बेबी की डेफिनेशन देखते हैं। न्यू बॉर्न यूजुअली रेफर्स टू अ बेबी। न्यू बॉर्न हम उस बच्चे के लिए रेफ़र करते हैं फ्राम बर्थ टू अबाउट 2 months ऑफ एज, जो पैदाइश से लेके तकरीबन 2 माह एज का हो जाए। इन्फेंट कैन बी कंसिडर्ड, इन्फेंट को हम ये तस्वर करते हैं चिल्ड्रन एनीवेयर, कहीं पे भी, फ्राम बर्थ टू 1 year ओल्ड, जब पैदा हो के और 1 साल तक का हो तो इसको हम इन्फेंट को चिल्ड्रन तस्वर करते हैं। तो न्यू बॉर्न सिर्फ 2 माह तक ही कहेंगे, उसके बाद उसको चिल्ड्रन ही कहेंगे बेटा, साल तक। फिर आ जाएगा द एवरेज बर्थ वेट इज़ अराउंड 7.5 lbs। जो बच्चा पैदाइश के दौरान उसका वज़न है वो 7.5 lbs होता है। 1 lb तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है बेटा। और ये किलोग्राम में बनेगा 3.5 किलोग्राम। या मारूजी बन सकती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो नॉर्मल वज़न कितना है? 7.5 lbs में और 3.5 किलोग्राम में, ऑल दो बिटवीन 5.5 lbs। लेकिन अगर बच्चा जो है 5.5 lb का हो और 2.5 किलोग्राम और किलोग्राम में देखें तो 2.5 किलोग्राम का हो, इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। तो इसको भी हम नॉर्मल का तस्वर करते हैं। तो 5.5 lbs और 2.5 किलो का भी नॉर्मल ही तस्वर होगा। वैसे नॉर्मल का ये होगा रेट बेटा, 7.5 lbs और 3.5 किलो। तो फिजियोलॉजी ऑफ द न्यू बॉर्न, जो बच्चा पैदा होता है उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी कहते हैं बेटा ज़ाहरी शक्ल व सूरत, ज़ाहरी तब्दीलियाँ। द न्यू नेटल पीरियड, न्यू नेटल पीरियड कहते हैं जो बच्चा भी पैदा हुआ, न्यू बॉर्न को न्यू नेटल भी कहते हैं। इज़ अ पीरियड, ये वो वक़्त है ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसमें बहुत हैरान कुन तब्दीलियाँ आती हैं बच्चे में, दैट अक्कर ड्यूरिंग ह्यूमन लाइफ, जो इंसानी ज़िंदगी में रोनुमा होती हैं। वाइल द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चेंजेस इमीडिएटली, जबकि जो उसका सांस लेने का निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं सांस लेने का निज़ाम, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं दिल और उससे मुंसलिक खून की नालियों का निज़ाम। तो ये तो इमीडिएटली फ़ौरन ही तब्दील हो जाते हैं एट बर्थ, जब बच्चा पैदा होता है, क्योंकि बच्चा सांस भी बेटा लेने लग जाता है और उसका दिल तो पहले ही धड़क रहा होता है। दिल पहले धड़क तो रहा होता है लेकिन वो वर्किंग नहीं कर रहा होता, क्योंकि माँ के दिल से ही उसको ब्लड से सप्लाई हो रहा था, हल्की फुल्की वर्किंग कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, दिल और उससे मुंसलिक खून की नालियों का निज़ाम, वो भी एक्टिव हो जाता है और फेफड़े भी फ़ौरन ही एक्टिव हो जाते हैं। अदर ऑर्गन सिस्टम, जो दूसरे अज़ा का सिस्टम है, इवॉल्व स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है बेटा विद टाइम, वक़्त के साथ साथ, अंटिल द ट्रांजिशन फ्राम इंट्रायूट्राइन टू एडल्ट, जैसे वो ट्रांजिशन होता है यानी माँ की बच्चादानी से, इंट्रायूट्राइन कहते हैं माँ की बच्चादानी में, टू द एडल्ट, और जवान होता है। फिजियोलॉजी इज़ कंप्लीट, तो उसकी फिजियोलॉजी मुकम्मल होती है। तो बता रहा है रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम तो फ़ौरन ही काम करना शुरू कर देते हैं, बाकी चीज़ें बाद में काम शुरू करती हैं। फिर आ जाएगा इमीडिएट केयर ऑफ़ द न्यू बॉर्न। न्यू बॉर्न जो बेबी है उसकी इमीडिएट केयर कैसे करनी है आपने? फर्स्ट प्रायोरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो आपने उसका सांस बहाल करना है बेटा। ऑब्ज़र्व फॉर स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन, ये मुशाहिदा करना है कि वो लगातार सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। हैव रिससिटेशन इक्विपमेंट रेडी इन द हैंड, रिससिटेशन के जो आलात हैं वो आपने अपने हाथ में रखने। रिससिटेशन कहते हैं बेटा कि बहाली, जैसा कि खुदा न खास्ता सांस ना ले रहा हो तो ऑक्सीजन कैसे देनी है। एम्बो बैग भी होते हैं छोटे बच्चों के, वो भी अपने हाथ में रखने हैं। और अगर दिल वगैरह पंप करना पड़े तो वो अंगूठे से दिल पंप करते हैं, ठीक है। तो उसको थपथपाना कैसे है, गर्म कैसे करना है, ये सारे हालात क्या हैं रिससिटेशन के लिए होंगे। तो ये आपने अपने पास रखने हैं। प्लेस द न्यू बॉर्न इन 30 डिग्री टेम्परेचर, बच्चे को 30 डिग्री टेम्परेचर पर रखना है। इस्टेब्लिश लफ्ज़ था ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में आपने इसको स्टेबल करना है टू फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ द म्यूकस,
ताकि अगर उसके मुंह में कोई चिपचिपा मादा या माँ का जो बच्चादानी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे की हिफाजत करता है, वो फ्लूइड पानी की थैली उसको कहते हैं, वो अगर फट भी जाती है और बच्चे के मुंह में चली भी जाती है तो ये जो है ना निकल सके। तो ये ट्रेंडलनबर्ग जो पोजीशन है ये होता है बेटा, इसके अंदर टांगें जो हैं वो उचली सतह पे होती हैं और सर जो है वो नीची सतह पे होता है, ताकि अगर कोई फ्लूइड उसके सांस के रास्ते में जा रहा हो तो वो निकल सके। मैं ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन आपको दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है, इसमें देखें टांगें ऊपर की तरफ है और सर नीचे की तरफ है, ताकि अगर कोई फ्लूइड उसकी बॉडी में एंट्री ले भी तो वो आहिस्ता से मुंह के ज़रिए बाहर निकल आए, क्योंकि फ्लूइड जो है हाइट से जो है लोअर साइड की तरफ बहते होते हैं। ये देखें, ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन बच्चे को दी हुई है। ये देखें, इसके हिप्स के नीचे ना कोई चीज़ दे के ना इसकी टांगें ऊंची की हुई है और सर नीचा किया हुआ है। ये ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन है। फिर आ जाएगा सक्शन द नोज़, नाक को आपने सक करना है। अगर नाक के अंदर कोई ऐसा चिपचिपा मादा गया हुआ हो तो ये सक्शन बेटा मिल जाती हैं, वरना जो है ड्रिप सेट थोड़ा सा काट के और सिरिंज के ऊपर उसको चढ़ा के फिट करके उससे भी सक्शन करते हैं। सक्शन कहते हैं चूसना, तो उसके मुंह में कोई भी मवाद या नाक में गया हुआ हो जिससे सांस में दिक्कत हो रही हो तो उसको चूस के बाहर निकालते हैं। एंड द माउथ इज़ नेसेसरी सक्शन द नोज़ एंड द माउथ, यानी नाक को भी सक्शन करना ज़रूरी है और मुंह को भी सक्शन करना ज़रूरी है। नेसेसरी का मतलब ज़रूरी होता है। विद बल्ब सिरिंज से और सक्शन ट्रैप से या सक्शन बल्ब से। ये सक्शन बल्ब सिरिंज, सक्शन ट्रैप और सक्शन बल्ब, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मुख्तलिफ़ सक्शन के आलात होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। ये एक LHV अपने पास बैग में भी रख सकती है, लेकिन स्टीराइल होना ज़रूरी है बेटा इनका। ये देखें बेटा, ये सक्शन बल्ब है, ये सक्शन सिरिंज है। इसको दबाएंगे, यहाँ से पुश करेंगे और ये उसके नाक में दे के और इसको छोड़ेंगे तो ये नाक का सारा मवाद ये चूस के इसमें भर देगी ये, और उसके सांस का रास्ता बहाल हो जाएगा। ये सक्शन सिरिंज है बेटा। और ये सक्शन जो है वो सक्शन ट्रैप है। ये जो है ये देखें, इसमें यहाँ सुराख नज़र आ रहे होंगे, ये बच्चे के नाक में या मुंह में दे दी जाती है और यहाँ से ना हुक्के की तरह इसको खींचते हैं। ये जो ग्रीन बना हुआ है, तो ये क्या होगा, यहाँ से ये जाती हुई इसके अंदर ये फिल हो जाएगी और आपके मुंह में कुछ भी नहीं जाएगा। ये बड़ा प्यारा बनाया हुआ उन्होंने ना, यहाँ से हुक्के की तरह खींचेंगे, इसके अंदर से ये होती हुई और इस बॉक्स में फिल हो जाएगी जो भी रतूबतें होंगी। ये देखें, ये नाक में इस तरीके से दे के खींचते हैं इसको, तो ये आपको समझ आ गया होगा बेटा सक्शन करना। फिर आ जाएगा बेटा एडमिनिस्टर ऑक्सीजन इफ़ नेसेसरी, ऑक्सीजन लगानी है अगर ज़रूरी हो। अच्छा, फिर आ जाएगा मेंटेनेंस ऑफ द हीट उसकी बच्चे की कैसे मेंटेन रखनी है। रब द इन्फेंट ड्राई, बच्चे को इस तरीके से यानी कि रब करें कोई भी चीज़ के साथ, जैसे टॉवल वगैरह हो गए, ताकि बच्चा खुश्क हो जाए। सो दैट, ताकि नो बेबी हीट इज़ लॉस्ट थ्रू एवेपोरेशन, कि बच्चे की जो हीट जो है एवेपोरेशन के ज़रिए खारिज ना हो। एवेपोरेशन कहते हैं बेटा, अगर उसको कोई फ्लूइड लगा हुआ है या पसीना आया हुआ है, जैसे ही वो उड़ेगा हवा में तो उसको हम उस अमल को हम एवेपोरेशन कहते हैं, और बच्चे की हीट भी साथ ही ले जाएगा वो, और बच्चे को ठंड लग सकती है, तो इसलिए इसको रब करना है बच्चे को। रैप इन्फेंट इन द ब्लैंकेट एज नेसेसरी, बच्चे को कंबल में लपेटना है जितना ज़रूरी हो सके। प्लेस इन द हीटेड क्राइब या कॉट, बच्चे को गर्म जो है वो झूले में रखना है, ठीक है। क्राइब भी झूला होता है बेटा और कॉट भी झूला होता है। एक्सपोज ओनली वन पार्ट ऑफ द बेबी एट द टाइम व्हेन डूइंग न्यूबॉर्न केयर, बच्चे का अगर न्यूबॉर्न केयर करनी है यानी उसको नहलाना है या सफाई करनी है, बच्चे का सिर्फ एक ही हिस्सा जहाँ से सफाई करनी है वही नंगा करें, बाकी को ऐसे ना हो भी सारा ही खोल के और सफाई करना शुरू कर दें। अगर बाजू साफ़ करना तो बाजू बाहर निकालें, बाकी पूरा जिस्म ढका रहे उसका। अच्छा, एपगार स्कोरिंग एट 1-5 मिनट्स, एपगार स्कोरिंग करनी है बेटा 1 से 5 मिनट में। ये एपगार लिख लें। बच्चे के दिल की धड़कन नोट करना, बच्चे के सांस की रफ्तार देखना, बच्चे के जल्द की रंगत देखना, ये सारा का सारा एपगार स्कोर कहलाता है। तो ये तकरीबन हर 5 मिनट के बाद आपने नोट करना है कि बच्चा साइनोज तो नहीं हो रहा, नीलगू तो नहीं हो रहा, ऑक्सीजन का मसला तो नहीं बन रहा उसको। फिर आ जाएगा क्लीन आइज़, उसकी आँखें साफ़ करना एंड अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, और जरासीम को मारने वाली, बैक्टीरिया को मारने वाली ऑइंटमेंट उसकी आँखों में डालना इफ़ रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरी हो। या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में पॉलीफैक्स भी आ जाएगी बेटा आँखों वाली, या दूसरी वो कार्टिस्पोरन वगैरह अगर ज़रूरी हो तो वो डाल दें। फिर आ जाएगा कॉर्ड केयर, कॉर्ड कहते हैं बेटा अम्बलाइकल कॉर्ड, जो
बच्चे की धुन्नी के साथ वो एक नाट टाइप जुड़ी होती है, तो ज़ाहिर बात है उसको माँ से खुराक मिल रही थी जब बच्चा माँ के पेट में था, बाद में उसको काट देते हैं तो वहाँ पे अक्सर बच्चों को ज़ख़म बन जाता है। तो उसकी केयर कैसे करनी है? यूज स्टीराइल सीजर्स एंड क्लैंप्स, जिसको काटने के लिए जो कैंची है और जो क्लैंप लगाने हैं वो जरासीम से पाक होने चाहिए, स्टीराइल, ठीक है। क्लैंप कॉर्ड क्लोज टू द एब्डोमेन, क्लैंप का जो कॉर्ड के ऊपर जो क्लैंप लगाना है वो पेट के करीब होना चाहिए विद क्लैंप के साथ। ऑब्ज़र्व कॉर्ड फॉर 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, मुशाहिदा करें कॉर्ड का, उसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरीज भी होती हैं एंड 1 अम्बिलिकल वेन, और 1 अम्बिलिकल वेन होती है। ये मैं दिखाता हूँ आपको बेटा, आर्टरीज और वेन दिखाता हूँ। ये देखें बेटा, ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कॉर्ड को, ये देखें इसके अंदर ये 2 आर्टरीज हैं, ये जो नज़र आ रही हैं, और ये ब्लू वाली ये वेन है। 2 आर्टरीज और 1 वेन, ये देखनी है कि वाकई इसमें यानी कंप्लीट बेबी है। ये 2 आर्टरीज और 1 वेन थी इसमें। ये मुशाहिदा कॉर्ड केयर होगी। फिर आ जाएगा जर्नल ऑब्जर्वेशन, जो आम ऑब्जर्वेशन है बेटा वो देखनी है, मुशाहिदात करने हैं। ऑब्वियस कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़, ऑब्वियस कहते हैं वाजे, कोई उसको पैदाइशी एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, जैसे 6 उंगलियां होती हैं किसी बच्चे की पैदाइशी तौर पे, या कोई बच्चे होते हैं अपना हाइड्रोसेफेली होते हैं, सर बड़ा होना, उसके सर में पानी होना, या और कोई ख़राबी जो वाजे नज़र आ रही हो, ठीक है, तो उसको कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी देखनी है। बर्थ ट्रॉमा, पैदाइश के दौरान लगने वाली चोट, अक्सर बच्चों को जो बच्चे फंस जाते हैं सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होता है, यानी सर बड़ा और बच्चे पैदाइश का रास्ता छोटा हो, तो उसके दौरान जो है बच्चे को पैदाइश में तंगी का सामना करना पड़ता है और ज़ोर वगैरह लगवाना पड़ता है और मुख्तलिफ़ औज़ारों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो उससे चोट लग जाती है। तो बर्थ ट्रॉमा देखना आपने, फोर्सेप मार्क्स देखने हैं, एडिमा सोजिश देखनी है ऑफ द स्काल्प, खोपड़ी पे, फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल का फ्रैक्चर देखना है। ये जो हंसली की हड्डी होती है गर्दन के करीब, ये क्लेविकल है, इसका फ्रैक्चर भी देखना है कि कहीं ये हो तो नहीं गया। बच्चे की हड्डियां तो बिल्कुल नाजुक होती हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी आपने ज़ोर वगैरह लगाया तो फ्रैक्चर हो सकती हैं। मेकोनियम स्टेन्ड स्किन और अम्बिलिकल कॉर्ड, मेकोनियम कहते हैं बेटा फर्स्ट जो पोटी होती है बच्चे की ब्लैक ग्रीनिश कलर की, उसके दाग तो नहीं उसकी जिल्द पे या अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर, यानी पोटी तो नहीं लगी हुई, बच्चे ने पोटी तो नहीं की हुई थी। फिर पैसेज मेकोनियम और वॉइडिंग यूरिन, फिर ये देखना है बेटा आपने मेकोनियम उसने पास किया है कि नहीं, यानी फर्स्ट पोटी की हुई है या नहीं की हुई, या और जो उसका यूरिन है, पेशाब है, वो खाली था या नहीं, मसाना उसका भरा हुआ तो नहीं है। फिर बॉन्डिंग देखनी है बेटा, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सके। लेट द मदर होल्ड द न्यूबॉर्न, ये माँ को कहें कि वो अपना बच्चे को पकड़ ले, थाम ले, अपने करीब लगा ले, अपने गले से लगा ले, ताकि बॉन्डिंग माँ की और बच्चे की हो जाए। अलाउ एंड इनकरेज द मदर, ये हौसला अफजाई करें माँ की, टू ब्रेस्ट फीड इमीडिएटली, कि फ़ौरन अपने बच्चे को दूध पिलाए। ना भी बच्चा दूध पिएगा, दूध ना भी आ रहा हो तो चूसेगा ज़रूर, इससे बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। बॉन्डिंग कहते हैं बेटा बच्चे का माँ के साथ जुड़ना। टीच मदर, माँ को ये समझाएं एंड फैमिली को टू कीप द न्यू बॉर्न वेल रैप्ड, के बच्चे को अच्छे से आपने लपेट के रखना है। टू प्रिवेंट लेस हीट लॉस, ताकि जो उसकी बच्चे की जो गर्माहट है वो कम से कम ज़ाया हो, क्योंकि बेटा बच्चे को गर्म रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर आ जाएगा बेटा केयर ऑफ़ द न्यू बॉर्न, बच्चे की जो नया पैदा हुआ उसकी केयर कैसे करनी है। द फिटस इज़ यूटेरो इन यूटेरो, बच्चा जो यूट्रस में था, बच्चादानी में था, उसको यूटेरो कहेंगे। लीड्स अ शेल्टर्ड लाइफ, उसने जो है एक महफूज ज़िंदगी गुजारी है, बट ड्यूरिंग लेबर, लेकिन जब वो पैदा हो रहा था, एंड डिसेंट, और नीचे आ रहा था, थ्रू द पेल्विस से, ही शी इज़ सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो गुज़रा है बहुत ज़्यादा तंगी से और खिंचाव से गुज़रा है बेटा। ही लड़का होगा तो ही, लड़की होगी तो शी, यानी उसने बहुत ज़्यादा तंगी का सामना किया है। जब वो माँ के पेट में था तो उसने बहुत ज़्यादा महफूज ज़िंदगी गुजारी है, जो पैदा हुआ तो बड़ा तंग होकर पैदा हुआ है। आफ्टर बर्थ, पैदा होने के बाद, ही मेक सर्टेन एडजस्टमेंट्स टू अडॉप्ट हिमसेल्फ टू अ न्यू इन्वायरमेंट, उसको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी नए माहौल में ख़ुद को एडजस्ट करने के लिए। तो केयर आफ्टर न्यू बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद क्या केयर करनी है आपने। रेस्ट इन द फर्स्ट एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, आपने उसको रेस्ट कर देना है, ये फ़र्स्ट और ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। सो रैप अ बेबी वार्मली, तो बच्चे को लपेटें, गर्म रखें। एंड प्लेस ऑन द टेबल,
और टेबल पे लेटाएं विद द हेड टर्न्ड ऑन वन साइड, और बच्चे का सर जो है वो एक साइड पे हो, जैसे करवट की हालत में होता है बेटा, सीधा ना हो। एंड द लोअर लेवल, और लोअर लेवल पे हो, जिसको मैंने अभी दिखाया ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में। देन द फीट से, यानी फीट से उसका सर निचली सतह पे होना चाहिए और उसका मुंह एक साइड पे मुड़ा हुआ हो। डू नॉट स्लैप और शेक द बेबी, बच्चे को चपेट नहीं मारनी, स्लैप कहते हैं थप्पड़ मारना, या शेक बुरी तरह से हिलाना, ऐसे नहीं हिलाना, हल्का हल्का थपथपाना होता है अगर वो ना रोए। कुछ लोग ज़ोर ज़ोर से उसको चपेटें मारते हैं, ऐसी नहीं है, हल्का सा थपथपाना ही होता है उसको। रेस्पिरेशन, सांस देखना उसका। हेल्दी बेबी क्राई सून आफ्टर द बर्थ, जो सेहतमंद बच्चा होगा फ़ौरन ही रोएगा पैदाइश के बाद। दिस हेल्प्स इन एक्सपेंशन ऑफ लंग्स, ये रोना उसको मदद करेगा उसके फेफड़ों को फैलने में। एंड इनिशिएट्स रेस्पिरेशन, और उसकी जो सांस है वो शुरू करवाने में मदद करेगा, तो उसको रोना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल रखना है बेटा, कैसे? इन समर, गर्मियों में द टेम्परेचर इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क का जो टेम्परेचर है, ये लफ्ज़ कंट्री है बेटा, आर इसमें मिस हो गया है, तो हमारे मुल्क में जो टेम्परेचर है इज़ अबाउट 90 to 116 फ़ारेनहाइट, ये 90 से 116 फ़ारेनहाइट है बेटा। फ़ारेनहाइट की बात हो रही है, ये डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं हो रही। तो 90 से 116 का तकरीबन मतलब है ये 35 से 40 के दरमियान में टेम्परेचर रहता है, डिग्री के दरमियान में टेम्परेचर रहता है। देयर फॉर, यही वजह, आफ्टर बर्थ, पैदाइश के बाद, रैप द बेबी लूजली इन द कॉटन टॉवल, कि बच्चे को लपेटना है ढीला ढाला करके, ये ना हो इतना टाइट करके लपेट दें कि बच्चे का दम ही घुट जाए, तो ढीला ढाला करके लपेटना है कॉटन टॉवल में, टॉवल कहते हैं तौलिए को। सो एज़ टू कवर एंड ड्राई हिम, ताकि ये इसको ढांप के भी रखे और इसको खुश्क भी कर दे। इन विंटर, सर्दियों में, अ वार्म ब्लैंकेट, गर्म कंबल लेना है, इज़ रिक्वायर्ड, ज़रूरी होगा। टू प्रिवेंट द बेबी, बच्चे को बचाने के लिए, फ्राम लूजिंग हीट, ताकि उसकी हीट ज़ाया ना हो, ठंडी ना लग जाए बच्चे को। एग्जामिन द बेबी फॉर कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़, बच्चे का मुशाहिदा करना है कि उसमें कोई पैदाइशी ख़राबियाँ तो नहीं है। रेफर चैप्टर न्यू बॉर्न में ये दिए गए हैं मुकम्मल बेटा ख़राबियाँ, जैसे आँख, नाक, कान, जो उंगलियाँ 6 तो नहीं है, आँखें कोई ख़राब तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है, इसको कहते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज़। इफ़ दीज आर प्रेजेंट, अगर मौजूद हों, इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अक्सर औक़ात बेटा कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज़ में ये होता है कि बच्चे के पखाने वाला सुराख ही बंद होता है या पीछी वाला सुराख बंद होता है, ठीक है। इस तरह की जो है नॉर्मलिटीज़ देख लेनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है आपने। कॉर्ड लिगेचर, कॉर्ड लिगेचर को बेटा क्लैंप भी कहते हैं, जो क्लैंप लगाए जाते हैं। दिस शुड बी स्टीराइल, ये जरासीम से पाक होने चाहिए। 2 कॉर्ड लिगेचर आर अप्लाइड, 2 कॉर्ड के ऊपर लिगेचर लगाने हैं आपने। एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 इंच, 1 इंच के फासले पर, फ्राम द बेस, बेस से। द कॉर्ड इज़ डिवाइडेड, कॉर्ड को आपने काट देना है, तकसीम कर देना। अबव दीज लिगेचर्स, इन लिगेचर्स के दरमियान से। एंड ड्राइड, और इसको खुश कर लेना है। विद द स्टीराइल पास, स्टीराइल पास से, जरासीम से पाक, किसी भी काटन या वो जो अपना, ये लफ्ज़ पास नहीं, मेरे ख्याल गाज है बेटा, ये गाज होता है, चोरस जो पट्टी होती है जरासीम से पाक, उससे आपने इसको साफ़ कर लेना है। द एंड इज़ चेकड फॉर ओजिंग ऑफ द ब्लड, और ये आपने जो इसका एंड है अम्बिलिकल कॉर्ड का, वो चेक करना है कि इसमें से ब्लड रिस तो नहीं रहा। फिर इन्फेक्शन देखना है। द न्यू बॉर्न, जो नया बच्चा पैदा हो, फॉल ऑन ईजी प्रे, ये शिकार हो जाता आसानी के साथ टू इन्फेक्शन का। एवरी प्रिकॉशन टू प्रिवेंट दिस, जो भी एहतियात की जाए इसको बचाने के लिए। मस्ट बी ऑब्जर्व, उसका मुशाहिदा करना है। व्हेन केयरिंग ऑफ फॉर बेबीज़, जब बच्चे की आपने देखभाल करनी है। मास्क आर वॉन, आपने मास्क पहनना है। एंड हैंड स्क्रब्ड, और हाथों को धोना है अच्छे से, क्लीन, साफ़ करना है। अटेंडेंट्स ये करेंगे सारा काम, जो इस बच्चे की देखभाल कर रहे होंगे या बच्चे को प्यार कर रहे होंगे। सफरिंग फ्राम कोल्ड, और ख़ास तौर पर वो अटेंडेंट जिनको ठंड लगी हो और इन्फेक्शन हो, मस्ट नॉट अटेंड द बेबीज़, वो बच्चों को बिल्कुल भी ना छुएं। कुछ होते हैं फुफ्फो, चाचियाँ, ताइयाँ पारियाँ करती रहती हैं और उनको खुद नज़ला ज़ुकाम होता है और वो आके ऐसे ही बच्चे को उठा के पारियाँ करना शुरू कर देते हैं। ये तो होता है बेटा, रोक भी नहीं सकते उनको, लेकिन उनको अगर खुद थोड़ी सी तालीम हो तो उनको चाहिए कि वो बच्चे को ऐसे ना छुएं, बच्चे को पारियाँ ना करें। फिर क्लोथ्स, कपड़े क्या हैं, ब्लैंकेट्स, और उसके जो कंबल हैं,
एंड द कॉट्स और उसके झूले मस्ट बी क्लीन, लाजमी साफ़ रखने हैं, एंड फ्रेश और फ्रेश रखने हैं। फीडिंग ऑफ द बेबी कैन आल्सो बी सिक्योर ऑफ इन्फेक्शन, और बच्चे को जो दूध पिलाना है वो भी इन्फेक्शन से पाक होनी चाहिए, जरासीम से पाक हो। द मदर ऑब्जर्व हाइजीन प्रिकॉशंस, माँ भी लाजमी सफाई की जो एहतियातें हैं वो अख्तियार करे। हाइजीन सफाई को कहते हैं बेटा, प्रिकॉशन एहतियातियाँ होती हैं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, जब वो बच्चे को दूध पिला रही हो। वाइल द नर्स टेक्स एसेप्टिक प्रिकॉशंस ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, while the nurse takes aseptic precautions in the preparation and administration of artificial feeds। तो ये नर्स के लिए बेटा, जब नर्स जो है वो एक जरासीम से पाक जो है एहतियातें अख्तियार करेगी जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होगी, क्योंकि नर्स भी साथ में होती है ना उसके, ठीक है। और फिर उसके बाद नर्स जो है टेक्स करेगी एसेप्टिक प्रिकॉशन, जरासीम से पाक एहतियातें लेगी इन प्रिपरेशन, जब वो दूध तैयार करके देगी, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल फीड्स, और जब उसको मसनूई खुराक दी जा रही होगी। मसनूई खुराक देते हैं बेटा नाक की नाली के ज़रिए भी दी जाती है, जो बच्चे सक ना कर पा रहे हों, चूस ना पा रहे हों, या उनको फीडर के ज़रिए दी जाती है। तो जब फीडर में खुराक बनाई जाएगी तो ये आर्टिफिशियल फीड है, तो ये नर्स ने तैयार करके देनी है। तो बताया जा रहा है कि नर्स के हाथ भी साफ़ हों, धुले हुए हों। रेफर चैप्टर ब्रेस्ट में ये सारा आ जाएगा। फिर आ जाएगा वेट। वेट क्या है बेटा? द एवरेज बर्थ वेट इन आवर कंट्री इज़ 6 LBs। हमारे मुल्क में जो बर्थ का वेट है वो तकरीबन एवरेज 6 LBs है। मैंने बताया था 1 LB जो आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। बट वेट ओवर वेरीज फ्राम 5 to 10 LBs। लेकिन बच्चे का वज़न जो है वो 5 से 10 LBs के दरमियान में मुख्तलिफ हो सकता है। द हायर बर्थ वेट इज़ नेचुरली फाउंड इन द बेबीज़ बोर्न इन हायर इकोनॉमिक ग्रुप्स। जो ज़्यादा वज़न के बच्चे हैं उन मुल्कों में होते हैं जहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं, हायर इकोनॉमिक ग्रुप है, वो माँ खुराक अच्छी खाती रही है तो उनके बच्चों का वेट भी ज़्यादा होता है। एंड इन सम मल्टी पैराज, और ख़ास तौर पर मल्टी पैराज में, मल्टी पैरा कहते हैं जो दूसरे तीसरे या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हों। इन हॉस्पिटल, अस्पतालों में द बेबी इज़ वेड, बच्चे का वज़न करते हैं ऑन द वेइंग स्केल्स, वो जो कंडे रखे होते हैं बेटा छोटे से वज़न करने वाले, ऑन अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ सुथरे कपड़े में लपेट कर, विच इज़ चेंज फॉर एवरी बेबी, जो हर बच्चे के लिए आपने तब्दील करना है। ये ना हो उसी कपड़े में लपेटते रहें हर बच्चे को, और एक बच्चे को बीमारी थी तो दूसरे बच्चे को भी बीमारी लग जाए। तो क्लीन साफ़ सुथरे कपड़े में लपेट के और आपने उसका वज़न करना है, क्योंकि बेटा अगर हम डायरेक्टली उसके ऊपर लेटाएंगे तो एक बच्चे के जरासीम उस पर लगे रह जाएंगे, दूसरे बच्चे को भी डायरेक्ट लेटाएंगे तो दूसरे बच्चे को भी उसके जरासीम लग जाएंगे। तो ये कपड़े वाला सीन जो है ये बेस्ट रहेगा, ना तो जरासीम जो है कपड़े को लगेंगे, ना ही जो आपका वेइंग बैलेंस है जिसको कंडा कहते हैं उसकी सतह पे लगेंगे। ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days, पहले जो 3 दिन होंगे बेटा उनके दौरान अ बेबी लूजेज 4 to 6 ounces, बच्चा 4 से 6 ounces जो है वो अपना वज़न कम करेगा इन द वेट, वज़न में, ड्यू टू लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, क्योंकि उसके बॉडी के फ्लूइड कुछ ना कुछ खारिज हो जाएंगे। पैसेज ऑफ मेकोनियम, और उसका मेकोनियम जो फर्स्ट पॉट है वो भी निकल जाएगी। एंड डेफिशिएंट सप्लाई ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, और जो उसका ब्रेस्ट मिल्क है उसमें भी कम सप्लाई मिलेगी उसको, क्योंकि खुराक जो है पहले 2-3 दिन तो बेटा वैसे भी दूध आता ही नहीं है। When milk supply in the breast become adequate, जब माँ के छातियों से दूध उसको काफ़ी मिकदार में मिलेगा। a slow increase in weight follows, आहिस्ता आहिस्ता उसका वज़न बढ़ना शुरू होगा। एंड बर्थ वेट इज़ रीगेन्ड, और पैदाइश वाला वज़न जो है वो दोबारा हासिल कर लेगा बाय द 10th day, तकरीबन 10वें दिन। द इनिशियल वेट लॉस इज़ ड्यू टू द लॉस ऑफ एक्सेस फ्लूइड, जो शुरू में इब्तदाई वज़न कम हुआ था वो उसके फ्लूइड निकल जाने की वजह से उसका वज़न कम हुआ था। द फर्स्ट बार, जब उसको पहली बार नहलाना है बच्चे को, कहता फॉर्मरली एवरी बेबी वाज बाथड एट बर्थ, आमतौर पर हर बच्चे को पैदाइश के वक्त ही नहला दिया जाता है एट प्रेजेंट, लेकिन मौजूदा टाइम में दिस इज़ नो लॉन्गर पॉपुलर, ये ज़्यादा मशहूर नहीं है, उसको जल्दी से नहलाते नहीं हैं। द रीज़न इज़ आर फॉलोज, उसकी वजूहात ये हैं कि फ़ौरन क्यों नहीं नहलाना चाहिए, वो वजूहात मंदरजा झेल हैं। द स्किन ऑफ द बेबी इज़ डेलिकेट, बच्चे की जो जिल्द है वो नाजुक होती है। एंड ईजीली इन्फेक्टेड एट बर्थ, और ये इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है जैसे ही बच्चा पैदा होता है। द स्किन इज़ कवर्ड बाय वर्निक्स कैसियोसा, तो बच्चे की जो जिल्द है कुदरती तौर पर अल्लाह की तरफ से वर्निक्स कैसियोसा से ढकी होती है। वर्निक्स कैसियोसा जो है मलाई टाइप एक बेटा चीज़ होती है जो माँ के पेट में भी बच्चे की हिफाजत कर रही होती है, और बाद में भी ये जिस्म पे लगी रहेगी कुछ दिन, तो ये इसकी हिफाजत ही करती रहेगी। हम कहते हैं कि इसको फटाफट उतार दो, उतारनी नहीं चाहिए, हिफाजती तय होती है ये।
अ सेबेशियस सिक्रीशन विच प्रोटेक्ट्स इट, और ये एक स्पेशियस सिक्रीशन है जो कि इसको बचा के रखती है, मोम वाली। ये मैं दिखाता हूँ आपको वर्निक्स कैसियोसा। ये देखें बेटा, ये वर्निक्स कैसियोसा है। ये देखें, ये एक बलाई टाइप जो चीज़ लगी हुई है, ये सेबेशियस लेयर है और ये बच्चे की हिफाजती तय है। ये 1-2 दिन लगी रहेगी तो ज़्यादा बेस्ट है। तो बाथिंग रिमूव्स दिस, बाथिंग से नहलाने से ये हट जाएगी, इस प्रोटेक्शन को हटा देगी नहलाना। एंड द स्किन इज़ मोर लायबल टू इन्फेक्शन, और जो है जल्द इन्फेक्शन की ज़्यादा शिकार हो सकती है। एक्सेस ऑफ वर्निक्स इज़ इन एक्जिला एंड ग्रोइन इज़ रिमूव्ड, ज़्यादा जो वर्निक्स की मकदार होती है, एक्जिला कहते हैं बेटा ये आपकी जो बगले हैं, एंड ग्रोइन और ये जांग जो होती है, जांगें, इस रिमूव्ड हटा दी जाएगी विद स्वैब, स्वैब के साथ, सॉक्ड इन विद सोप एंड वाटर, जिसको आपने साबुन मिले पानी के अंदर डुबोया हुआ होगा। काटन का भी हो सकता है ये, और गाज का भी हो सकता है, जो चोरस पट्टियाँ हैं उसको साबुन मिले पानी में डुबो के, और जो एक्स्ट्रा है वर्निक्स उसको निकाल देंगे। जेंटली, आहिस्ता आहिस्ता से विप्ड ओवर, और उसको विप करेंगे, साफ़ करेंगे ओवर द एरिया, इन एरियाज़ में। द एरिया इज़ देन ड्राइड, और ये फिर एरियाज़ खुश कर लेंगे, फिर इन्फेक्शन आ जाएगा। अनलेस टब इज़ क्लीन्ड, जब तक आपका टब साफ़ रहेगा थारोली अच्छे से। आफ्टर एवरी बाथ, हर बाथ के बाद आपने टब को साफ़ करना है। देर इज़ अ डेंजर ऑफ कवरिंग इन्फेक्शन इन टू द बेबीज़, तो जब तक आप ये साफ़ नहीं करेंगे थारोली इस बाथ टब को, तो आपको ख़तरा ही रहेगा कवरिंग इन्फेक्शन का बेबीज़ के दरमियान में। यानी कि एक हस्पतालों में तो एक ही टब होता है, टब तो नहीं बार बार तब्दील कर सकते। अगर उसी टब में बार बार नहलाते रहे, एक बच्चे को नहलाया, फिर दूसरे को नहला दिया, फिर तीसरे को नहला दिया, तो फिर इसके ख़तरा ही रहेगा। तो आपने साफ़ करना अच्छे से टब को। इन आवर हॉस्पिटल, हमारे अस्पतालों में विद शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ जो है वो कम होता है, एंड इक्विपमेंट और हालात भी कम है। इट इज़ बेटर टू डिले द फर्स्ट बाथ, ये बेहतर ही रहेगा कि आप पहले बात को डिले ही कर दें, घर आके नहलाएं अपने उसमें। टू द लेटर डेट, अगले किसी दिन रख लें। इन द होम, घरों में, वेयर अ बेबी हैज़ हिज ओन टब, जो जहाँ पर बच्चे का अपना ही टब होगा। द डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इज़ लेस, तो इन्फेक्शन का ख़तरा कम से कम रहेगा। बट द स्किन इज़ मोर प्रोन टू इन्फेक्शन, लेकिन जो है जल्द उसकी फिर भी शिकार हो सकती है इन्फेक्शन का। और वर्निक्स इज़ रिमूव्ड बाय द बाथ, क्योंकि वर्निक्स जो है उसका बाथ करने से, नहलाने से वो हट गया है, तो इसलिए इन्फेक्शन का शिकार हो सकती है जल्द। तो 1 आध दिन अगर वर्निक्स जो ये लगा ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है। द अम्बिलिकल कॉर्ड राइज, अम्बिलिकल कॉर्ड खुश्क हो जाएगी, एंड सेपरेट्स अर्लियर, अलग हो जाएगी। इफ़ बाथ इज़ अवॉइडेड, अगर बाथ से आप उसको अवॉइड करेंगे, जल्दी ना नहलाएंगे, खुद ही खुश्क होकर गिर जाएगी। एंड इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्ड इज़ आल्सो डिक्रीज़, और जो वाक़यात होते हैं इस कॉर्ड के इन्फेक्शन होने के, इसमें ज़ख़म होने के, पीप पड़ने के, वो भी कम हो जाएंगे। आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम्स, ये जो 3 प्रॉब्लम्स ऊपर बताई हैं, इनको देखते हुए इट इज़ रिकमेंडेड दैट, ये रिकमेंड किया जाता है इन द हॉस्पिटल में, प्रैक्टिस ऑफ द फर्स्ट बाथ बी गिवन आफ्टर द कॉर्ड हैज़ सेपरेटेड, कि फ़र्स्ट बाथ तभी दें जब कॉर्ड जो है वो अलग हो जाए। 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, फ़र्स्ट बाथ इसको तभी दें जब इसकी अम्बिलिकल कॉर्ड इसकी धुन्नी से मुकम्मल तौर पर अलग हो जाए। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो, लेकिन मैंने कोशिश की है सब कुछ समझाने की। आज के लिए इतना ही। ब्रेस्ट फीडिंग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।